अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा कॉन्ट का लेक्चर है। कॉन्ट के लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा वास्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक वन शॉट में हम इस लेक्चर को ख़त्म करें। क्या है कोऑर्डिनेटर, क्या है इसके टाइप्स, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें साथ साथ जो है कंप्यूटर का जो है लेक्चर्स वो भी साथ साथ चलाने पड़ते हैं, और कॉर्ट का भी हमें साथ साथ लेके जाना पड़ता है। अकेला शख्स हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चले। कुछ जो है स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर आप कंप्यूटर के ही लेक्चर लेके आए हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं सर आप खाली कॉन्ट के लेक्चर लेके आए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को बैलेंस कर सकूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी ख़त्म करूं, आपके तक अच्छा कंटेंट भी पहुंचे। ये जो मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूं, ये देखिए आप लेक्चर, इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है ये लेक्चर प्रिपेयर करने में, ताकि हर एक चीज़ आप तक सीक्वेंशियल फॉर्म में पहुंचे। कहते हैं ना कि नेचर लव सिमेट्री, जब तक इस चीज़ में सिमेट्री ना हो तब तक ये चीज़ें याद नहीं रहती है। मैंने इससे पहले भी ये ट्राई किया, जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था या कंप्यूटर पढ़ा रहा था। तो ये जो मेरा तरीका है ये बहुत सक्सेसफुल रह चुका है, क्योंकि बच्चे जो है ये नोट्स उनके जहन में छप जाते हैं। इसलिए मैं इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने की। मैं ऐसे भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, दिन में 2-3 लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपके जहन में नहीं रहेंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप देखें भी ये सारे लेक्चर प्रिपेयर करना और इसमें जो है हर एक चीज़ को इंक्लूड करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा सा इत्मीनान रखें। लेकिन मैं जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये विश्वासन देता हूँ, ये भरोसा देता हूँ कि आपको इसके बगैर किसी और सोर्स को फिर कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। वो राहत इंदौरी का मुझे एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। इंशाल्लाह आप बिल्कुल मुतमईन रहें, सब कुछ जो आपका सिलेबस है ये इंशाल्लाह सब क्लियर करेंगे हम। इंशाल्लाह बाकी भी जो पोर्शन है उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। बस आप इत्मीनान रखें, और जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ रिविजन्स करें। ठीक है, चलो पहले देखते हैं हम आज क्या होता है क्वाड्रिलेटरल कॉर्ड। यानी कि आपको यहाँ इससे पता भी चलेगा, कॉर्ड मीन्स 4, इसके 4 साइड्स होते हैं, और लेटरल मीन्स साइड्स। आगे हम देखेंगे इसका। तो कोई भी 4 साइड्स वाली जो हमारे पास फिगर होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन का ही टाइप है। जब मैंने आपको पॉलीगॉन्स पढ़ा, जब मैंने ट्रायंगल्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक हमारे पास ऐसी फिगर होती है जहाँ पे जो हमारे पास एक से जायद जो है साइड, दो से जायद साइड्स होते हैं और वो क्लोज्ड शेप में होते हैं। तो ये भी हमारे पास एक जो है एक पॉलीगॉन ही है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स है, सारी चीज़ें आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है। तो इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन दैट हैज़ 4 साइड्स। इसके 4 साइड्स होते हैं। किसी भी 4 साइड्स वाले क्लोज्ड शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं, और ये पॉलीगॉन है। लेकिन इसको हम स्पेशली क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 ही साइड्स हैं। जो है पॉलीगॉन हम इसको भी कह सकते हैं, ट्रायंगल को भी कह सकते हैं, पेंटागन को भी हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। लेकिन खुसूसन स्पेशली जो है हमारे पास अगर 4 साइड्स वाली फिगर होती है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आप एक चीज़ याद रखें कि इसमें 4 साइड्स होते हैं, और साथ साथ इसमें 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बेसिक्स सिखाई हुई हैं। जहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स या 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उन कॉर्नर्स को हम कहते हैं वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस हमारे पास यहाँ होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास रहते हैं 4 साइड्स। ये मेरे पास 2 साइड्स हैं यहाँ पे, ये और ये साइड जो है इनको हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स, या हम इनको कहते हैं नॉन एडजेसेंट साइड्स। लेकिन अगर इस साइड का और इस साइड का हम देखें, ये हमारे पास एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल हमारे पास अपोजिट एंगल्स है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, ये जो लगातार या कंसेक्यूटिव एंगल्स हमारे पास होते हैं, या 2 कंसेक्यूटिव साइड्स हमारे पास होती हैं, उनको हम एडजेसेंट साइड्स भी कहते हैं, या उनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखें, ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और 4 एंगल्स रहते हैं इसमें। और इसको कहाँ से डिराइव किया गया, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, क्वाड्रा, विच मीन्स 4। और इसी के साथ साथ हमारे पास लेटस जो है इसका मतलब है साइड्स। तो क्वाड्रा लेटस जो है इसका मतलब है 4 साइड्स वाली फिगर। इसी को हम जो है स्पेशली क्वाड्रिलेटरल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उनका टोटल सम जो हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास 360। ये देखिए, अगर हमारे पास ये फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इनके सभी साइड्स का जो सभी एंगल्स का सम करते हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री रहता है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, अगर हम इनका भी सम करें तो ये भी हमारे पास 360 डिग्री ही
होता है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब आपको क्वाड्रिलेटरल समझ आया, कोई भी चार कोने वाले, कोई भी चार साइड्स वाली, ठीक है, साइड को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन उसमें हमारे पास क्या फीचर्स होते हैं, एक तो उसमें चार वर्टिसेस होते हैं, उसमें हमारे पास चार एंगल्स होते हैं, और साथ ही साथ उसमें चार एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, चार साइड्स और चार एंगल्स भी होते हैं। ये चला अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं। पहली क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारे पास। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, किस तरह की हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम किस क्लासिफिकेशन में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जो ये क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल की अगर हम शेप देखेंगे, इसमें अगर दो डायगोनल्स बनते हैं हमारे पास, या आगे हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे पॉलीगॉन, उसमें हमें पता भी चलेगा कि कौन से पॉलीगॉन में कितने ये डायगोनल्स हो सकते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पे ये जो डायगोनल्स होते हैं, अगर ये दोनों डायगोनल्स विद इन द फिगर होंगे तो इसको हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दोनों डायगोनल्स जो होते हैं हमारे पास अगर ये विद इन होंगे फिगर तो इनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ऑल दोज क्वाड्रिलेटरल्स, सभी इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स जिनके दोनों दोनों डायगोनल्स जो हैं विद इन द फिगर रहते हैं, इनको हम कहते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनका जो एक या एटलीस्ट एक जो हमारे पास इनका डायगोनल होता है वो आउटसाइड रहता है। अगर आप देखेंगे इसका एक डायगोनल ये है, ये रहता है हमारे पास, ये हमारे पास कनकेव क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इस तरह का। इसमें भी चार साइड्स है, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। लेकिन ये डायगोनल में इस विद इन जो है फिगर रहता है। लेकिन अगर इस डायगोनल की बात करें जो हम यहाँ से मीट करवाएंगे तो ये आउटसाइड फिगर है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें एटलीस्ट कम से कम एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक जो उनका डायगोनल रहता है वो आउटसाइड द फिगर रहता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम कहते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, टिपिकली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस एसएसबी में। इन चीज़ों को आप याद रखें। इसके अलावा रहते हैं हमारे पास एक और तरह के क्वाड्रिलेटर्स जिनको हम इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर्स जिनके नॉन एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे, नॉन एडजेसेंट अभी मैंने बताया, उनको हम अपोजिट साइड्स भी कहते हैं। तो अपोजिट साइड्स जो उनके होते हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक साइड है और ये इसका अपोजिट साइड है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या करते हैं तो इनको हम फिर ना ही कनकेव ना ही कन्वेक्स, बल्कि इनको हम इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये दो अपोजिट साइड्स है, ये दो अपोजिट साइड्स है। लेकिन ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड एक दूसरे को अगर क्रॉस करते हैं तो इनको फिर हम इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज़। इन्हीं इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ और नाम हैं, जो है सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स, या फिर इनको क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अगर इन नामों से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को कोई भी जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स आर समटाइम्स कॉल्ड सेल्फ इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स, या इनको क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसके दोनों डायमेंशंस अगर आप दोनों डायगोनल्स जो हैं वो विद इन फिगर रहते हैं, लेकिन इसका एक डायगोनल जो है विद इन फिगर रहता है, लेकिन दूसरा डायगोनल आउटसाइड द फिगर रहता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनका एक डायगोनल एटलीस्ट एक जो है बाहर रहता है उनको हम कनकेव कहते हैं। इसी तरह इंटरसेक्टिंग में हमारे पास अपोजिट साइड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक क्लियर है। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, कि इसमें कितने हमारे पास साइड्स जो है पैरेलल है, कितने हमारे पास साइड्स जो है जो इक्वल है। इनके बेस पे भी हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहला है स्क्वायर, इसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम, इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगल। ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। रोम्बस है हमारे पास, ट्रेपेजियम भी है और काइट भी है, ठीक है। ये सभी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का सब टाइप है क्वाड्रिलेटर, जिसमें चार कोने वाले शेप्स होते हैं। तो ये हमारे पास है। अगर आप सुपर क्लासिफिकेशन देखें तो पहले हमारे पास पॉलीगॉन रहता है। तो पॉलीगॉन का एक टाइप है। पॉलीगॉन में आ सकते हैं बहुत सारे, ट्राइंगल भी आता है पॉलीगॉन में, जो क्वाड्रिलेटरल भी आता है, पेंटागन भी आता है, हेक्सागन भी आता है, ठीक है। बहुत सारे साइड्स के भी आते हैं हमारे पास पॉलीगॉन्स। लेकिन इसका एक स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें खाली चार साइड्स वाले फिगर्स रहते हैं, वो है हमारे पास स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, ठीक है। ये सभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आप जो है बिल्कुल मुतमईन रहे। सबसे पहले स्क्वायर आपने सुना होगा। स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है,
जिसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं। ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है मेरे पास। यहाँ देखिए इसके चारों साइड्स बराबर, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इनको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए ना, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को आपने पकड़ना है, इन्हीं को आपने याद रखना है। इन्हीं के बेसिस पे कल को आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स जो है स्क्वायर के वो सभी बराबर होते हैं। दूसरा, अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल में होता है। तीसरा, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90। इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सभी, वो सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री रहते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। मैंने आपको ट्रायंगल में बताया कि बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर आपको याद नहीं है तो वापस उस लेक्चर पे जाएं और देखिए, वहाँ पे मैंने बेसिक्स क्लियर किए हैं। पहले फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो हमारे पास इसके डायगोनल्स रहते हैं, सॉरी ये स्क्वायर तो नहीं बना, ये रेक्टेंगल बना। स्क्वायर हमारे पास रहता है, सभी साइड्स बराबर रहते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स है ये ना कि एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, इस डायगोनल को बराबर दो हिस्सों में और इस डायगोनल को बराबर दो हिस्सों में तकसीम किया, बल्कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। ये डायगोनल इस पे परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है इक्वली, ठीक है। एक तो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और तो वो एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद रखने हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर अपने जहन में रखिए, सारे साइड्स बराबर, सारे एंगल्स 90, इंटीरियर सारे एंगल्स जो इसके होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। और इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बनाते हैं और बिल्कुल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। और एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी वो है कि इसके दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं हमेशा। डायगोनल डिवाइड स्क्वायर इंटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास स्क्वायर है, ये चारों साइड्स बराबर है। अगर मैं इसका डायगोनल एक डाल देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरे पास ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहें स्क्वायर के बारे में, मुझे दोबारा दोहराना ना पड़े, मेरी आवाज़ आपके कानों तक गूंजनी चाहिए कल एग्जाम हॉल में, दोबारा मुझे ना पढ़ाना पड़े। ये इसलिए मैं ये लेक्चर इस तरह से बनाता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ही चली जाए ये बात। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा, एक ही बार दोहराऊंगा, एक ही बार आप लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। एक लेक्चर में जो है 2 दिनों में अभी अगर प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें टाइम लगता है ताकि आप तक मैं ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल इस तरह पहुँचाऊँ जो आपके जहनों में वो कीवर्ड्स याद रहें। दूसरी हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है इसमें आपने याद रखना है, ये इस तरह से होता है हमारे पास रेक्टेंगल। ये अपोजिट साइड्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं। स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली अपोजिट साइड्स, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर। इसको हम लेंथ कहते हैं और इसको हम ब्रेड्थ कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको विड्थ भी कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेड्थ कहें या विड्थ कहें। तो ब्रेड्थ और लेंथ हमारे पास इसमें होते हैं, लेंथ के दो साइड्स बराबर होते हैं और ब्रेड्थ के दो साइड्स बराबर होते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आपने याद रखना है कि अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को पैरेलल भी होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, ऑल इंटीरियर एंगल्स इसमें भी 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री हर एक इंटीरियर एंगल होता है, इसमें भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में। और एक बात, यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल में, इसके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर में ये डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री बनाते थे एक दूसरे पे और बाइसेक्ट भी करते थे। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये एक दूसरे को खाली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। समझ आई आपको मेरी बात? तो ये एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जब रेक्टेंगल की बात आए, यहाँ के डायगोनल्स एक दूसरे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स 90, बिल्कुल आसान। चलिए आगे चलते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स जो पैरेलल, यहाँ से आपको पता चलेगा पैरेललोग्राम,
ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल के होते हैं, जैसे स्क्वायर के होते हैं। इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कहते हैं, इवन कि रोम्बस को भी पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, उसको भी पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम हम ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड आर पैरेलल। ठीक है, ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ज़्यादातर हम पैरेललोग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से पैरेललोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम लेंथ के होते हैं, एंड आर पैरेलल, और एक दूसरे के पैरेलल में भी होते हैं। ठीक है, ये यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं कभी भी। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लाइक, जैसे हमने ऊपर रेक्टेंगल में पढ़ा, तो रेक्टेंगल की ही तरह पैरेललोग्राम में भी यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स है ना बराबर। इसके बाद सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अच्छा, अभी मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि एडजेसेंट क्या होता है। ये मेरे पास हुआ ना पैरेललोग्राम। अब आपने पैरेललोग्राम के बारे में सारी चीज़ें पता चली। सर हमें पता है कि ये जो है अपोजिट साइड से एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, हमें ये भी पता चला कि अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के बराबर होती है, हमें ये भी पता चला कि अपोजिट एंगल्स जो है बराबर होते हैं। लेकिन ये और एक चीज़ याद रखें, ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के साथ कंसिक्वेंट है, बैक टू बैक है ना, एक दूसरे के आसपास होते हैं ना, पड़ोस में, नेबर में। ये जो नेबर में होता है ना एंगल, इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, या इसको हम कंसेक्यूटिव एंगल भी कहते हैं। ये जो एडजेसेंट एंगल्स ये और ये एंगल होते हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट। मान लीजिए ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B जो है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये हमारे पास हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रखें, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त कमाल की प्रॉपर्टी है, आपको बहुत जगह पे इस्तेमाल करने को मिलेगी। तो एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम में एक लॉ है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। आगे हम पैरेललोग्राम पे कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस लॉ को याद रखें। हो भी सकता है आपको पूछा जाए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड? तो आपको बिना झिझक उसको पैरेललोग्राम लॉ कहना चाहिए। तो क्या होता है कि ये मेरे पास जो साइड्स हैं, ये वाला एक साइड है, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड और ये वाला एक साइड, तो यहाँ पे इनका स्क्वायर अगर मैं करूँगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास सभी साइड्स का स्क्वायर जब मैंने किया, ये मेरे पास हमेशा दो डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर होता है। हमारे पास एक स्क्वायर डायगोनल है AC, ये वाला AC स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा है हमारे पास DB स्क्वायर, तो ये हमारे पास इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इसको याद रखें। तो पैरेललोग्राम आपने पढ़ा, पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी है इसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल रहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल में रहते हैं, जिस तरह हमारे पास स्क्वायर में रहते हैं, और जिस तरह हमारे पास रोम्बस में रहते हैं। ठीक है, रोम्बस को हम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस हमारे पास एक ऐसी फिगर है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें स्क्वायर की तरह सारे साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, जिस तरह स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पास सारे साइड्स जो है वो बराबर होते हैं रोम्बस में। लेकिन स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी ये है कि वहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे हर एक डिग्री 90 एंगल का नहीं होता है। ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, बट in square all the angles are 90 degree. In case of rhombus all the angles are not 90 degree. opposite sides are parallel, यहाँ पे भी opposite sides parallel होते हैं, इसीलिए मैंने कहा इसको कभी कभी पैरेललोग्राम भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जो मैं अभी पैरेललोग्राम में कहता था कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। यहाँ पे भी डायगोनल्स स्क्वायर की तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। एक तो बाइसेक्टर होते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, और परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ। और एक प्रॉपर्टी, व्हेन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स आर जॉइंड वी गेट रेक्टेंगल। ठीक है, जब हम मिड पॉइंट साइड्स के मिलाते हैं हमारे पास क्या आता है? रेक्टेंगल। मान लीजिए, ठीक है,
ये हमारे पास जो है एक रोम्बस है, ये हमारे पास एक रोम्बस है। इसके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करवाएंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट है इनके, तो जब हम इनको मीट करवाते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनता है। ये वाला जो हमारे पास फिगर बनी ना अंदर, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनाता है। ना ही इसमें इनसर्कल बनता है, ना ही हम इसको सर्कम सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, इनसर्कल और सर्कम सर्कल हमने आपको ऑलरेडी इस ट्रायंगल में समझाया हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने जहन में रखें। इसके बाद आता है हमारे पास एक और फिगर। अभी तक क्लियर हुआ? हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, तो ये बिल्कुल आप लोगों के जहन में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ट्रेपेजियम हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल। तो ट्रेपेजियम हमारे पास इस तरह का होता है। ये देखिए हमारे पास ट्रेपेजियम है, ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पे दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो साइड्स खाली वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल टीचर। ये एक पेयर हमारे पास जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको आगे मिलाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, तो तब हम इसको पैरेलल नहीं कह सकते हैं। तो एक पेयर पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में। टू एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180। अगर हम एडजेसेंट एंगल्स का देखें तो ये एंगल लेंगे और ये लेंगे, ये एडजेसेंट है, या ये एंगल और ये एंगल लेंगे, ये एडजेसेंट है, या ये एंगल और ये एंगल लेंगे, ये एडजेसेंट है। इनके सम जो होता है वो हमेशा 80 डिग्री 180 डिग्री होता है, या इन दो का सम अगर हम लेंगे वो हमेशा 180 डिग्री होता है, जैसे ऊपर हम कहते आ रहे हैं। इसके बाद लाइन दैट जॉइन्स द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस। याद रखें, एक चीज़ याद रखें, मेरे पास ये जो ट्रेपेजियम होता है, ये देखें, ये मेरे पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से मेरे पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है मेरे पास, ये नॉन पैरेलल साइड्स है मेरे पास, ये और ये। तो अगर मैं नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मीट करवाऊं, ये मेरे पास इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, अगर मैं इनको मिलाऊं, जब मैं इनको मिलाता हूं, तो याद रखें ये जो हमारे पास पैरेलल साइड्स होते हैं ना, ये और ये पहले पैरेलल थे हमारे पास ट्रेपेजियम में, इनको कभी कभी हम बेसिस भी कहते हैं। याद रखें, इनको बेसिस भी कहते हैं। तो कहा जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम में कि अगर आप इन दो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमेशा पैरेलल होंगे बेस के, यानी कि ये दो हमारे पास बेसिस है ना, पैरेलल साइड्स हमारे बेसिस, इनको बेसिस भी कहते हैं हम, तो इनके पैरेलल होंगे एंड इक्वल टू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2। और अगर हम इन पैरेलल साइड्स का सम कर ले, मान लीजिए अगर ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 है, तो अगर हम इसका इन दो का सम करेंगे और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इनका सम हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आया। तो इस वाले साइड, ये जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बना, दो मिड पॉइंट इसको ज्वाइन करके, इसका हमेशा जो लेंथ होगा वो इन दो साइड्स को मिला के सम करके और इसको 2 से डिवाइड करके उसके बराबर होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखें, एक बार आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे फिर से, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया। ये मेरे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, तो ए बी और डी सी हमारे पास पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं नॉन पैरेलल के मिड पॉइंट्स को मिला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इनको मिलाया और ये मेरे पास एक सेगमेंट बना जिसे हम मिड सेगमेंट भी कहते हैं। ये मिड सेगमेंट की लेंथ अगर आपने कभी भी निकालनी होगी तो याद रखें, ये दो हमारे पास पैरेलल साइड जो है, जिनको हम बेसिस भी कहते हैं, इनको सम करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, आपको मिड सेगमेंट की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ये जो आपके पास बेसिस है, एक बेस की जो हाई लेंथ है वो है 6, दूसरे बेस की लेंथ है 4, आपने मिड सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। तो आपने सोचना कुछ नहीं है, सीधे आपके जहन में आना चाहिए कि अंजुम सर ने सिंपल फॉर्मूला बताई थी जनाब, आपने बेसिस को सम करके हाफ करना है, वही आपके मिड सेगमेंट की लेंथ होगी। तो आप फटाफट इसको और इसको प्लस करेंगे, ये आपके पास 6 + 4 10 बना, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 आया। तो आप कह देंगे, फटाफट ऑप्शन में 5 ढूंढे गए और 5 को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो 5 विल बी द लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट। क्लियर है ये चीज? चलें, इसके बाद हमारे पास एक और क्वाड्रिलेटरल आता है, वो है काइट। काइट क्या है? काइट हमारे पास ऐसी एक फिगर है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि ये मेरे पास जो है एक काइट है, इस तरह से, ये इस तरह से काइट होता है ना, तो ये मेरे पास ये दो और ये एडजेसेंट साइड्स है कि नहीं, तो
पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये मेरे पास पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है और ये भी मेरे पास पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है, तो ये पेयर हमेशा बराबर होता है और ये पेयर हमेशा बराबर होते हैं। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन काइट, याद रखें। अगर आपको एक एडजेसेंट साइड की लेंथ 3 दी गई है तो आपसे पूछा जाता है दूसरे की लेंथ क्या होगी, आपने डायरेक्टली बताना है कि 3 है। अगर इसकी 6 दी गई है आपने डायरेक्टली बताना है इसकी भी 6 है, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स है। दूसरा, द लार्जेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलेस्ट डायगोनल, ठीक है, याद रखना ये चीज़ को अच्छी तरह से, यहाँ लैंग्वेज को समझना। लार्जेस्ट डायगोनल समझे, ये मेरे पास लार्जेस्ट डायगोनल है और ये मेरे पास स्मॉलेस्ट डायगोनल है कि नहीं, ठीक है, आपको खुद ही दिखेगा। तो लार्जेस्ट डायगोनल जो है वो स्मॉलेस्ट डायगोनल को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ना कि स्मॉलेस्ट डायगोनल बड़े डायगोनल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, बल्कि लार्जेस्ट डायगोनल जो है यही स्मॉलेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इक्वल 2 हिस्सों में तकसीम करता है। याद रखें ये चीज़, इस कीवर्ड को याद रखें, लार्जेस्ट डायगोनल करता है बाइसेक्ट, ना कि स्मॉलेस्ट डायगोनल। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, खाली एक पेयर अपोजिट एंगल्स का बराबर होता है, दूसरा पेयर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये और ये हमारे पास बराबर होता है, ठीक है, दूसरा पेयर बराबर नहीं होता है, एक ही पेयर बराबर होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज काइट की जिस पे आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपने याद रखना है। मैं इस तरह क्यों पॉइंट्स में आपको देता हूँ, मैं बुलेट्स लगा के आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपके दिमाग को हिट करेगा कि ये चीज़ जो है मैंने पढ़ी है, मैंने सर ने पढ़ाई है, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी तो हमने ट्रेपेजियम पढ़ा, अभी तो हमने सारे क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ठीक है। लेकिन हमारे पास कभी कभी ट्रेपेजियम के टाइप्स भी पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में 2 बार पूछा गया था इस पे क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि हमने उसका भी ख्याल रखना है। तो ट्रेपेजियम जो है इसके कुछ टाइप्स देखेंगे, बिल्कुल आसान है, आपको उनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ट्रेपेजियम का टाइप वो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसे ट्रेपेजियम को कहते हैं इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। हमारे पास अभी मैंने बताया ट्रेपेजियम हमारे पास इस तरह से होता है, ये हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स है और ये हमारे पास पैरेलल साइड्स है, ठीक है, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये और ये। लेकिन ये जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है, इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं। याद रखें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है इसमें नॉन पैरेलल साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। ये देखें हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, लेकिन यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक AD है, एक BC है, तो AD और BC हमेशा जो है इक्वल होंगे। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है देयर इज ए नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, if one of the sides non पैरेलल side is something then calculate the another side, तो आपने डायरेक्टली बताना है कि दूसरा साइड भी इसके बराबर होगा, बिकॉज द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्केलियन ट्रेपेजियम। स्केलियन ट्रायंगल हमने पढ़ा था, स्केलियन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल सर जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, मैंने आपको बताया था स्केलियन किसको कहते हैं। इसी तरह स्केलियन ट्रेपेजियम भी वैसे ही होता है बेटा। स्केलियन ट्रेपेजियम वो होता है जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर डिफरेंट, कुछ भी नहीं मिलता, ना ये साइड इस साइड के साथ मिलता है, ना ये साइड इस साइड के साथ मिलता है, ठीक है, ना ये एंगल इसके बराबर होता है, ना ये एंगल इसके बराबर होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ अलग है, यूनिक है हर एक चीज़। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम कहते हैं स्केलियन ट्रेपेजियम, ठीक है, क्लियर है। तो आपको आया समझ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, स्केलियन ट्रेपेजियम क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम क्या होता है, राइट ट्रेपेजियम ऐसा ट्रेपेजियम होता है दैट हैज़ एटलीस्ट 2 राइट एंगल्स, जिसमें 2 राइट एंगल्स एटलीस्ट होंगे और वो भी एडजेसेंट होंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, ये और ये साइड अगर आप देखें ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल है, ठीक है, ये आगे जाके मिल सकते हैं, अगर हम इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे आगे मिलते हैं, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये हमारे पास पैरेलल साइड्स है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे 2 एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स जो 90 डिग्री होते हैं। तो राइट ट्रेपेजियम ऐसे ट्रेपेजियम को कहते हैं जहाँ पे 2 एडजेसेंट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे, ऐसे ट्रेपेजियम को हम राइट ट्रेपेजियम कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ें, बिल्कुल डेफिनेशन बता दी मैंने, इसमें ज़्यादा जो है आपने पढ़ाना नहीं है। चलिए
अभी तक ये था सारा जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया, जो मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज़ बताए, ये सारा इंपॉर्टेंट था याद रखने के लिए। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और तो और ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, इससे आपके बहुत हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हमने जो फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो आगे मैं बता दूंगा। सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसा कोरिलेटर है जिसके मैंने आपको बताया दो हमारे जो नॉन पैरेलल, जो हमारे पास इसमें तो सभी साइड्स पैरेलल होते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है, तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर आपने इसका एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का, वो है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। वो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है। लेकिन अगर आपने इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इसका पेरीमीटर। और अगर आपने इसका डायगोनल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल है तो आपने इसका एरिया भी निकाल दिया, आपने इसका पेरीमीटर भी निकाल दिया यानी कि बाउंड्री, ठीक है, वो भी आपने निकाल दिया, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर आपने डायगोनल निकालना है, कोई भी एक डायगोनल निकालना होगा, या आपके पास अगर लेंथ है या आपके पास ब्रेथ है, तो इसका डायगोनल जो है, ये जो आपका डायगोनल है, ये होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जनाब, ठीक है, इसका लेंथ तो 5 है, इसका जो साइड है वो 9 है, सॉरी इसका जो ब्रेड्थ है वो 3 है, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है इसका डायगोनल बता दीजिए। डायरेक्टली आपके जहन में फॉर्मूला आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट एंगल बनता है, ये आपको ऐसे भी पता चल जाएगा ये राइट एंगल है क्योंकि इसके सारे एंगल जो 90 बनते हैं, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, आपने उस झंझट में नहीं पढ़ना है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस इसका ये हमारे पास ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ का स्क्वायर, ये आप देखेंगे कितना बनता है। ये 5 5 25 प्लस 3 3 9, तो 25 प्लस 9 कितना आपके पास बनता है, ये आपके पास 34 बनता है, ठीक है, 34। तो अंडर रूट ऑफ 34 आपका डायमीटर बनता है, सॉरी डायगोनल बनता है। डायगोनल की लेंथ अगर आपने देखनी होगी तो ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 34 बनता है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायगोनल। इसी तरह अगर अपने स्क्वायर का एरिया बताना होगा, तो स्क्वायर है आपके पास सभी साइड्स बराबर है सर, ठीक है, इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, जिस तरह रोम्बस में होते हैं। याद रखें, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना सीखें। तो स्क्वायर हमारे पास सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आपने इसका एरिया निकालना होगा तो डायरेक्टली अगर एक साइड दिया गया है तो साइड का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल साइड जो है आपके पास 3 दिया गया है, हर एक साइड हमारे पास स्क्वायर का बराबर होता है, तो इसका एरिया बताएंगे तो 3 का स्क्वायर करना है, वो आपके पास 9 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर निकालना होगा तो 4 से मल्टीपल करना है साइड को। तो अगर फॉर एग्जांपल 3 है पर साइड, तो आप 4 × 3 करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ गया 12, यानी कि 4 टाइम्स साइड जब हम करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है स्क्वायर का। इसी तरह अगर आपने स्क्वायर में डायगोनल निकालना है तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है D = S अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। मान लीजिए आपको कहा जाता है आपके पास एक स्क्वायर है, इसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो आपने इसका डायगोनल बताना है। तो डायगोनल इसके बाद इसका किसके बराबर होगा, 3√2 के बराबर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 का हमारे पास वैल्यू है 1.414, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या इस तरह से भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस वहाँ नहीं देते हैं, उनको पता है ज़्यादा इनको कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। इसका आंसर है 3√2। तो आपका डायगोनल जो आता है स्क्वायर में वो होता है S अंडर रूट ऑफ 2, वायर S इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में अगर आपने एरिया निकालना है, अभी मैं कह रहा था पैरेललोग्राम की बात, ही हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपने जो है एक वर्टिसेस से दूसरे पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइट। तो हाइट जो आपने निकाली, इसको मल्टीप्लाई करना है बेस पे से, ठीक है। ये जो यहाँ जहाँ से ये हमने स्टार्ट किया जिस पे ये पड़ता है, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे पड़ता है तो इसको बेस करेंगे, अगर यहाँ से जाता है तो इसको हम बेस कहेंगे। जिस पे ये लैंड होता है जिसके साथ ये 90 डिग्री बनाता है, तो बेस और इस हाइट का मल्टीप्लाई कर जब हम करते हैं तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है। और अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो 2 टाइम्स बेस प्लस साइड, ठीक है। बेस यानी कि कोई भी साइड हम लेंगे, एक दो साइड्स में से, और इसका एक साइड लेंगे, इनको हम साइड कहेंगे, इनको हम बेसिस कहेंगे, ठीक है। ये दो जो हैं ये बेसिस बन सकते हैं, ये भी बेस बन सकता है, ये भी बेस बन सकता है, इसलिए हम इसको बेस कहते हैं, इनको साइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी साइड्स, लेकिन स्पेशली हम इनको बेस कहते हैं। तो
कहने का मतलब है एक साइड और दूसरे यानी कि इनके एडजेसेंट साइड्स को जो है, आप इसको लेंथ अगर मानेंगे तो इसको ब्रेड्थ मानेंगे, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपको मिलता है पैरेललोग्राम। सिंपली आप याद रखें कि एक साइड को दूसरे साइड के साथ ऐड करना है और इनका ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पैरामीटर मिलता है। और यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे डायगोनल्स, दो डायगोनल्स हमारे पास जो होते हैं पैरेललोग्राम में, तो उनका जो स्क्वायर है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a और b जो है ये साइड्स है पैरेललोग्राम के, और d1 और d2 जो है ये हमारे पास डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के। तो अगर आपके पास एक डायगोनल दिया गया है, दो साइड्स दिए गए हैं, आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, तो यहाँ इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखें इस फॉर्मूला को, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वायर a एंड b आर साइड्स एंड d1 एंड d2 आर डायगोनल्स। क्लियर है ये चीज़ें? बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मूला, इसमें कुछ जो है इतना मुश्किल है नहीं जो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो जाए। रोम्बस में सभी साइड्स बराबर होते हैं सर हमें पता है, इसमें सभी साइड्स बराबर होते हैं। और तो और रोम्बस में और चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, डायगोनल एडजेसेंट साइड्स का सम 180 के बराबर होता है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है ना। तो इसी तरह अगर आपने अब इसी रोम्बस का जो है इसका एरिया निकालना है, तो आपने क्या करना है, दो डायगोनल्स आपको अगर दिए गए हैं तो उनको मल्टीपल करना है दो डायगोनल्स को, और डिवाइड बाई 2 करना है, आपको एरिया मिल जाएगा रोम्बस का। क्लियर है? अच्छा, अगर आपने इसका परिमीटर निकालना है इसी रोम्बस का, ठीक है, अगर आपका ए, ये जो है ये साइड अगर ए है, हर एक साइड बराबर होगा क्योंकि रोम्बस है, तो आप इसका परिमीटर निकाल सकते हैं 4 टाइम्स ए करके। वही मैंने यहाँ पे लिखा 4 इंटू साइड, एक साइड को 4 से मल्टीपल करेंगे तो आपको रोम्बस का परिमीटर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपके एक रिलेशन याद रखनी है, d1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाई d2, ठीक है। तो यहाँ से वायर a इज़ एरिया, यहाँ पे हमारे पास a एरिया के बराबर है, ठीक है, और d1 और d2 हमारे पास डायगोनल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अभी मैंने आपको बताया एरिया जो है रोम्बस का वो है d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आपने अब इन डायगोनल्स में से किसी को निकालना है, आपके पास एरिया दिया गया है, तो आप इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2a बना, डिवाइड बाई d1 करेंगे तो आपको d2 मिल जाएगा। या अगर आपने d1 ही निकालना है तो d2 को यहाँ लाएं और d1 को यहाँ लाएं, ठीक है। तो वही आपके पास फॉर्मूला है, d1 इज इक्वल टू ट्वाइस a डिवाइड बाई d2। यहाँ से आप जो है डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं रोम्बस की। क्लियर है ना ये चीज़ें? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। आपसे कहा जाता है एक रोम्बस है जनाब, सॉरी ये रोम्बस तो नहीं बना, ये मेरे पास एक रोम्बस है, ये रोम्बस है, इसके दो डायगोनल्स हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है इसका एरिया जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक डायगोनल जो है इसका वो 4 सेंटीमीटर है। आपने दूसरा डायगोनल d2 कैलकुलेट करने के देना है। तो आपको ये रिलेशन मेरी जहन में आई, आपको याद आया कि नहीं सर ने तो कहा था कि d1 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 2 टाइम्स a डिवाइड बाई d2, तो आपने डायरेक्टली किया 2 टाइम्स a, एरिया क्या है 16 डिवाइड बाई d2, जो भी आपके पास डायगोनल दिया गया है उसको डालना है यहाँ पे। आपने ये नहीं सोचना है कि d1 है कि d2 है, डायरेक्टली उसका वैल्यू यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे एक डायगोनल है 4, उसको डिवाइड करना है यहाँ पे, 4 1 4, 4 4 16, ठीक है, 4 2 8, तो आपके पास दूसरे डायगोनल की लेंथ जो आई वो 8 सेंटीमीटर आई, है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसबी में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना डराएं कोई कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आर्ट्स क्यों नहीं लिए हो, ठीक है। मेरा करीबी दोस्त था, उसका आर्ट्स सब्जेक्ट था और उसने पीए में पहली रैंक्स में से जो है उसने अपनी सीट निकाली हुई है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इस चीज़ से ना डरें कि हमारा आर्ट्स सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है। इसमें मेन चीज़ जो है होता है वो ये है कि आपकी जो है टाइमिंग आपने बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है कम टाइम में, और तो और अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगी? जितने ज़्यादा आप जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो सारा जो है आप इससे सारे से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था रोम्बस। रोम्बस में एरिया d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2,
परिमीटर 4 टाइम्स साइड। इसके बाद अगर आपने डायगोनल निकालना होगा तो d1 इज इक्वल 2 टाइम्स a डिवाइड बाई d2। ठीक है, इसी तरह काइट में भी यही सेम यही फॉर्मूला है। अगर आप काइट होगा आपके पास तो इसमें अगर आपने एरिया निकालना होगा d1 इंटू डी टू डिवाइड बाई 2। काइट और रोम्बस सेम हो यहाँ पे। इसके बाद इसका डायगोनल निकालना होगा तो वही सेम d1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डिवाइड बाई d2। ये हमारे यहाँ हमें यहाँ से ही निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने परिमीटर निकालना होगा काइट का तो वो होता है 2 टाइम्स a प्लस b। ठीक है, हमारे पास ये मैंने अभी बताया था ना, काइट के एडजेसेंट साइड्स पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। ये मान लेते हैं ये तो ये भी a होगा, ये मान लेते हैं b तो ये भी b होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा वो होगा 2 टाइम्स a प्लस b। ठीक है, इसका पेरीमीटर। ये एरिया याद रहा। डायगोनल्स तो ये आपको आप याद ही है, इस पर हमने न्यूमेरिकल भी की। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की हमने बात की, हमने ट्रेपेजियम के टाइप्स भी देखे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, स्केलियन ट्रेपेजियम, राइट एंगुलर या राइट ट्रेपेजियम, वो सारी चीज़ें देखी। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको डायगोनल्स वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट लेंथ्स होते हैं, इसमें साइड्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आपसे एरिया पूछा गया ट्रेपेजियम का तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है h इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ आया आपको मेरी बात? तो ये जो मेरे पास ट्रेपेजियम है, ये मान लीजिए मेरे पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है मेरे पास। तो ये जो अपोजिट साइड्स है ना मेरे पास, पैरेलल साइड्स, इनको बेसिस कहते हैं। अभी मैं कह रहा था, तो इनको बेसिस कहते हैं। अगर ये a है, ये b है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ये अगर h है इसकी हाइट, तो हम करेंगे h इंटू ए प्लस बी, h इंटू ए प्लस बी डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। बताता हूँ किस तरह से करते हैं आप। अगर इसमें ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन आता है, कभी भी आपको एरिया पूछा जाएगा। देखिए, आपसे कहा जाता है एक ट्रेपेजियम है जनाब, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसका एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड जो है, दूसरा बेस जो है 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स है, इनको बेसिस भी कहते हैं। और आपसे ये भी कहा जाता है कि इसकी हाइट जो है वो हमारे पास चलो मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और ये हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, हाइट इसकी 4 है। तो आपसे कहा जाता है इसका एरिया बताएं। ठीक है, हाइट हमारे पास है, 2 बेसिस यानी कि 2 पैरेलल साइड्स, उनकी भी हमारे पास लेंथ है। तो आप एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरह से। वो है h यानी कि 4 मल्टीप्लाइड पे a प्लस बी, और इसको प्लस करना है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो ये आपके पास बना 8, 8 4 ये 8 आया। 8 इंटू 4 कितना हुआ? 8 इंटू 4 इज 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 32 का हाफ कितना हुआ? वो हुआ 16। ठीक है, तो 16 आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम का एरिया हुआ, क्योंकि एरिया हमारे पास यूनिट स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस तरह से आप ये छोटे मोटे क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता है आपको इनमें दिक्कत होनी चाहिए। जब मैंने आपको ये जो छोटे छोटे टोटके दिए हैं ना, इसके बाद आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह, मुझे इतना भरोसा है। इसके बाद कुछ थ्योरम्स पढ़ाता हूँ मैं। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया। पैरेललोग्राम पहले नॉर्मली हम पैरेललोग्राम लेमैन लैंग्वेज में उसको कहते हैं जिसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं। इसलिए कभी कभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये जो है ना, ये इनको हम पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास पैरेललोग्राम के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती हैं। पहली थ्योरम ये है कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेसिस विथ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। याद रखें, ये मेरे पास एक बेस है, मैं यहाँ पे बेस डाल देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, मैंने पैरेललोग्राम बनाया। मैं एक और पैरेललोग्राम इसी बेस पे बनाता हूँ। ये मैंने एक और पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, ये मैंने एक और पैरेललोग्राम बनाया इसी बेस पे। तो ये मेरे पास दो पैरेललोग्राम यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ABCD, हमारे एक पैरेललोग्राम बनाया, और इसी बेस पे मैंने एक और पैरेललोग्राम बनाया ABEF। ठीक है, अगर इस तरह से होगा, देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये इनका बेस है। ठीक है, ये एक ही बेस पे दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। तो पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये सेम पैरेलल्स के दरमियान बनते हैं, आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। अगर आपके एग्ज़ाम आपके पेपर में कभी आता है कि आपको इस तरह का फिगर दिया गया है, एक पैरेललोग्राम का आपको एरिया दिया गया है, और आपसे कहा जाता है कि दूसरे पैरेललोग्राम का एरिया बताएं, तो आपने डायरेक्टली लिखना है ये दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स हैं ऑन सेम बेस, एक ही बेस पे है, और बिटवीन
सेम पैरेलल्स, तो सेम पैरेलल साइड्स के दरमियान है और सेम बेस पे है, तो इन पैरेललोग्राम्स का हमेशा एरिया बराबर होता है। क्लियर है। दूसरा थॉर्म अपने याद रखना है, यह आपको आपके लिए शॉर्टकट है जहां पे आपको सॉल्व ना करना पड़े। दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब इस बार पैरेललोग्राम नहीं है, ये मेरे पास है एक पैरेललोग्राम, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इस बार पैरेललोग्राम नहीं है, इस बार रेक्टेंगल है। ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ये इस बार रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरह ये लाइन कॉमन है, ठीक है, बनाने में मुझे यहाँ पे गड़बड़ हो रही, तो ये लाइन कॉमन है, तो ये अब ये बना पैरेललोग्राम, लेकिन ये बना हमारे पास रेक्टेंगल। अगर ऐसा होगा कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल सेम बेस पे हैं, सेम बेस पे हैं और दो पैरेलल्स के दरमियान है, ठीक है, ये दो पैरेलल्स के दरमियान है और सेम बेस पे है, तो इस पैरेललोग्राम और इस रेक्टेंगल का भी एरिया हमेशा बराबर होगा। ये दो चीज़ें याद रखें, बस जहन में रखनी है, बस कहीं पे भी ये ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, आज का लेक्चर तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, मैं थक भी गया हूँ, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स तो बनती हैं। मैं चाहता था कि न्यूमेरिकल्स मैं दूसरे सेशन में कराऊँ, लेकिन बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम करें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड DAEFG, ठीक है, ये हमारे पास फिगर्स हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये हमारे पास फिगर बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, एंड AEFG, और एक पैरेललोग्राम इसके जो है छोटा सा पैरेललोग्राम यहाँ पे बनता है AEFG। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि ये एंगल C जो है, ये एंगल C, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है। आपने ये एंगल GFE बताना है कितना होगा, याद रखें। ये देखें, ये एंगल आपके पास 60 है, आपने ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। सर ये हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद होगा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्लियर है ना। और अगर ये हमारे पास फिर से पैरेललोग्राम है, यही से कहता है कि ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये 60 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होता है। कुछ बच्चे जो है इसमें फिर जो है डायगोनल्स डालते हैं, फिर इसको ट्रायंगल की तरह सॉल्व करते हैं, खामखा वो क्वेश्चन को ज़्यादा कम्प्लेक्स करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं सोचना है, ओवरथिंक भी नहीं करना है, पहले सिंपल तरीके से देखना है कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो सिंपल तरीके से ये 60 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 60 होगा, ये 60 है, ये भी हमारे पास छोटा पैरेललोग्राम है, तो इसका भी एंगल इसके अपोजिट एंगल में है, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा। पहला क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन हमारे पास है 30, 60, 90 एंड 120, तो आपने डायरेक्ट लिखना है 60, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या है। इफ अ डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स साइड इज इक्वल टू। मैंने आपको जो रोम्बस के लिए एरिया या फिर इसका परिमीटर या फिर इसका डायगोनल बताया, मैंने आपको कहीं पे साइड का जिक्र नहीं किया है, यानी कि आपको मैंने कहीं डायगोनल और साइड के दरमियान रिलेशन नहीं बताई है। अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, एक सेकंड आप मुझे दें। देखिए, ये मैंने आपको रोम्बस के बारे में बताया है, आप मुझे बताएं यहाँ पे तो ये तो परिमीटर है, ये तो हमारे पास एरिया है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है ये हमारे पास डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे साइड है कहीं पे नहीं, साइड नहीं है यहाँ पे कहीं पे। तो कैसे हम रोम्बस का साइड कैलकुलेट करते हैं? लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई हैं ना, बताई हैं अभी एक एक करके प्रॉपर्टीज़, एक बार रिलैक्स होके उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचें कि क्या पढ़ाया हमने सर को। पहले एक रोम्बस को ड्रा करें, ठीक है, सोचने से पहले रोम्बस को ड्रा किया आपने। इसके बाद आपसे कहा जाता है इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो ये एक डायगोनल हुआ, ये एक दूसरा डायगोनल हुआ। तो एक अगर हम 18 लेते हैं तो दूसरा हमारे पास 24 है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को याद करना है और आपने ये साइड निकालना होगा, ये वाला साइड निकालना है, ठीक है। देखें, मैंने आपको रोम्बस की एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो स्क्वायर की तरह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ना कि बाइसेक्टर बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। देखें, अब ये तो बाइसेक्टर भी है,
ये जो डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल को बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि ये वाला 12 होगा, ये वाला भी 12 होगा। अगर ये पूरा 18 है, ये वाला 9 होगा, ये वाला भी 9 होगा। अब देख लीजिए, आपके पास ये भी 9 आया, ये वाला साइड भी 9 आया, ये वाला साइड भी आपके पास 12 आया, दो साइड्स मिले आपको। और ये जो आपके पास 90 डिग्री है, ज़रा इसको देखें, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेन्यूस होता है। हमेशा रोम्बस में आपके पास साइड्स हाइपोटेन्यूस ही बनता है, क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये वाला साइड आपके पास है, ये वाला आपकी साइड आपके पास है, आप ये वाला साइड नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, यानी कि साइड स्क्वायर। अब हम साइड निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो बेस स्क्वायर हमारे पास कितना बना, ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर है, क्योंकि इसका हाफ लेना है, पूरा नहीं लेना, हाफ लेना है, क्योंकि बाइसेक्ट किया हुआ है, ये भी हमारे पास बाइसेक्ट किया हुआ है। तो जो 20 का हाफ कितना है हमारे पास 12, तो 12 स्क्वायर। ज़रा इसको कैलकुलेट करें, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 12 स्क्वायर इज 144, 144 और 81 कितना बनता है हमारे पास, ज़रा कैलकुलेट करके देखें। इट इज़ 5, इट इज़ ये आपके पास 225 बन जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें आप, तो 225 बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 225, रूट 225 जब हम करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइड कितना आया, 15 आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइड को 15 पे टिक करेंगे। क्लियर है ना, समझ आई आपको मेरी बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप जो है इसको एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे आप इसका साइड निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें, और भी हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखें, एक ही टाइम में ये सारा नहीं होता है, और भी हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन ये बेसिक में आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, रोम्बस पे ही ये भी क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 60 एंड ए डी सी इज इक्वल टू, अपने ए डी सी निकालना है। हम एक रोम्बस बनाएंगे पहले, ए बी सी डी कहा जाता है हमारे पास। ए बी सी एक एंगल है हमारे पास, ए बी सी, ये हमारे पास 40 डिग्री है। तो आपने बताना है ए डी सी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये तो आसान है, अब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये भी आपके पास 40 डिग्री ही है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाता है कि ए डी सी कितना होगा, ये भी आपके पास 40 डिग्री होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ये प्रॉपर्टीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी हमारे पास रोम्बस है। ए सी बी, देखिए एक रोम्बस है हमारे पास, ए बी सी डी, ठीक है। तो कहा जाता है हमारे पास ए सी बी कौन सा एंगल हुआ, ए सी बी तो हम ये इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे डायगोनल डालना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये एंगल है ए सी बी, ये वाला एंगल हमारे पास कितना दिया गया है, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 डिग्री है। इसके बाद क्या कहा जाता है हमें, देन एंगल ए डी बी, हमें ये वाला एंगल बताना है, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है। समझ आया आपको मेरी बात, ठीक है। ठीक, आप देख लीजिए, ये हमारे पास ये एंगल जो है, ये रोम्बस के हमेशा साइड जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर, ये एंगल हमेशा इसके एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, याद रखें। ये जो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। इनको हम कहते हैं आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, ये हमेशा हमारे पास बराबर होते हैं। अब देखिए, मैं फिर से एक फिगर को ड्रॉ करता हूँ, इसमें थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो रहा है पेन में। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ये मेरे पास रोम्बस है, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया ए बी सी डी, ठीक है। तो हमारे पास ये दो डायगोनल्स हैं। एक तो हमारे पास एंगल है ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल, ये हमारे पास गिवन है। और हमें ए डी बी, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ये ए डी बी, ये वाला एंगल बताना है। तो हमने यहाँ पे देखा ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 40 डिग्री ही होगा, ठीक है।
अच्छा, ये आपके पास 40 डिग्री है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो 40 और ये हमारे पास 90 हुआ, 40 प्लस 90 इज़ 130, ठीक है। तो ना 130 हमारे पास ये हुआ, और ये कितना बचा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो 180 माइनस 130 इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। तो 50 डिग्री है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 50 डिग्री कौन सा है, वो है हमारे पास ऑप्शन सी। तो 50 पे आपने टिक करना है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन जहाँ जिस तरह से आप इसमें जो है बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एक फिगर दिया गया है, पैरेललोग्राम है इस बार। तो पैरेललोग्राम में आपने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखें आपको कहा जाता है इस एक्स का वैल्यू आपने निकालना है। आपने सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करनी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास एक्स प्लस 40 एंगल है एक साइड, ये किसके बराबर होगा, 3x माइनस 50 के, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 50 हम इस तरह से लेके आएंगे और ये x हम इस तरह लेके आएंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 90 इज इक्वल टू, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2x। 2 को इस तरह से करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 90/2, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 45। तो x हमारे पास है 45। ज़रा देखिए ऑप्शन में 45 हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे भी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ आप तक अभी इसी वक्त पहुंचा दूं। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है या फिर फॉर्मूलाज वगैरह वो सभी हमने किए हैं जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। और एसएसबी में तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं पूछने की इनके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं एसएसबी में, ठीक है। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आज का लेक्चर पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आती है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है कि नहीं, ठीक है। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।